नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द भेद। अभ्यास सागर पाठ 17 शब्द भेद। शब्द भेद में बेटा आप लोगों को बताया जा चुका है कि इसके 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम का मतलब हुआ कि संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे जल, अग्नि, पत्र इत्यादि। तद्भव हुआ बेटा कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ज़्यादातर हिंदी में ऐसे ही शब्द प्रयुक्त होते हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे आग, पत्ता, पानी इत्यादि। ठीक है। देशज का मतलब होता है देश में उत्पन्न हुए शब्द। तो ऐसा भी होता है बेटा कि अपनी आवश्यकता के अनुसार हम शब्दों का निर्माण स्वतः ही कर लेते हैं। ठीक है। जिन शब्दों की हमें आवश्यकता पड़ी, हमने वो शब्द बना लिए, उसे हम कहते हैं देशज। जैसे लोटा, बाल्टी, है ना, पगड़ी, गमछा इत्यादि। और आगत शब्द हम कहते हैं जो विदेशों से शब्द आकर हमारी भाषा में घुल मिल गए। तो अब विदेशों से कैसे आए? तो सालों तक विदेशियों ने हमारे देश में राज किया। वे जैसे जैसे आते गए, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज ही आए, उससे पहले भी लोग आए, उससे पहले भी आए और हमारे देश में राज करते रहे। तो उनकी भाषा के शब्द हमारी भाषा में घुल मिल गए और उसे ही हम आगत या विदेशज कहते हैं। ठीक है। तो इन शब्दों को बेटा हम अपनी भाषा से अलग नहीं कर सकते, इन्हें हमने अपना लिया है पूरी तरह से। इसका नतीजा क्या हुआ कि हिंदी एक समृद्ध भाषा बन गई। हिंदी जैसी समृद्ध भाषा कोई भी नहीं है। सभी भाषाओं में शब्दों की कमी है, मगर हमारी भाषा में शब्दों की कोई कमी नहीं है। और एक ही शब्द के कई कई सारे शब्द भी हैं। दूसरे ढंग से दूसरे शब्दों का प्रयोग करके बोला जाए तो भी भाव वही होगा। तो इसका कारण यही है। अब बेटा इसमें आप लोग सारे देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव की परिभाषा ज़रूर याद कर लेंगे और इस पाठ में जो भी रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करेंगे। पत्र लेखन मैंने आप लोगों को बताया है कि आप औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। इस पाठ में आप लोगों का एक अनौपचारिक पत्र है। वह पत्र है कि अपने छोटे भाई को पत्र लिखते हुए बताइए कि पतंग उड़ाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आप तो जानते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र सबसे पहले बाईं तरफ हम पता लिखते हैं, फिर हम तिथि डालते हैं और थोड़ी सी जगह यानी 1 या 2 लाइन छोड़ करके हम लिखना शुरू करते हैं। छोटे भाई को लिखते हैं तो छोटे भाई का नाम लिख करके प्रिय छोटे भाई जो भी आपका नाम है वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप उसे खुश रहो बोलते हैं या सदा खुश रहो बोलते हैं, प्रसन्न रहो, जो भी आपकी इच्छा होती है उसके अनुरूप आप लिखते हैं और उसके नीचे से आप लिखना शुरू करेंगे। तो हम अपने पत्र में अभिवादन भी करते हैं। बड़े होते हैं तो उन्हें अभिवादन करते हैं, बराबर वालों को नमस्ते करते हैं, अपने से छोटे को हम प्यार बोलते हैं, खुश रहो बोलते हैं, प्रसन्न रहो बोलते हैं। जो भी हम बोलें वैसा हम बोल लेते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम लिखते भी हैं। इसके बाद हम 3 पैराग्राफ में पत्र लिखते हैं। पहले पैराग्राफ में हालचाल, दूसरे पैराग्राफ में हम पत्र लिखने का कारण, दूसरा पैराग्राफ भी आपका छोटा ही होगा, 4 से 5 लाइन यानी कि 25 से 30 शब्द। ठीक है। पहला आपका छोटा रहेगा, लगभग 2-3 वाक्य का होगा, दूसरा फिर होगा 4-5 वाक्य का और तीसरा हो जाएगा फिर 2 वाक्य का। इतने बड़े आप पत्र लिखेंगे। तीसरे में आप समापन करते हैं और उसके बाद अपना नाम, अपना परिचय जो भी आप
हैं, अपना संबंध वो आप बताते हैं और उसी प्रकार आप लिखेंगे। बेटा पाठ 18 में आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से सुनिए कि जिन काव्य पंक्तियों में वर्णों की बारंबार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें आप याद रखेंगे बेटा कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति के कारण, ठीक है। अब चमत्कार उत्पन्न होता है मतलब वाक्य सुंदर बन जाता है। कैसे? मैया मोही दाऊ बहुत खिंचायो, माँ वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ चमत्कार उत्पन्न हो गया है, तो इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आप लोगों की वाक्य आपके पाठ में दिया हुआ है कि कुछ काव्य पंक्तियाँ दी हुई हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कहाँ और क्यों हुआ है वो आपको लिखना है। कहाँ हुआ है और क्यों लिखना हुआ है, दोनों ही बातें आप लिखेंगे। तो कैसे? जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर, फिर आप बीच में अल्प विराम देंगे, पात में प वर्ण की, या अब और भी कर सकते हैं बेटा, पीपर और पात दोनों शब्दों में प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आप अन्य भी लिख लेंगे। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखना है, वो आप लिख लेंगे बहुत अच्छी तरह से। कैसे लिखेंगे? जैसे गुप्त बातों का पता लगाए, उसे हम क्या कहते हैं? आपके बॉक्स में दिया है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप गलत ना करें। गुप्तचर, उसे हम कहते हैं गुप्तचर। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा बेटा? जिज्ञासु। जो देखने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे? दर्शनीय। जो कम खाता हो उसे हम क्या कहेंगे? अल्पाहारी। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अक्षम्य। जो अपनी ओर खींचे उसे हम क्या कहेंगे? आकर्षक। तो इसी प्रकार लिख करके हम पूरा करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त क्रिया के नीचे रेखा खींचनी है आपको। संयुक्त क्रिया के नीचे कैसे रेखा खींचनी है? तो जैसे बच्चा झूला झूल रहा है, झूल और रहा था, है ना, तो झूल रहा को आप करेंगे। वह सर से पर्दे पर चढ़ जाता, चढ़ और जाता ये दो हैं। जया खिड़की से बाहर देखती रहती थी, अब देखती रहती ये दोनों हैं। अब यहाँ था नहीं होगा, था थी जो है आपकी क्रिया में नहीं, ये आपको काल का बोध करवा रहा है कि वर्तमान काल के शब्द हैं, वाक्य हैं या भूतकाल के वाक्य हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं करेंगे। गिल्लू ने अपने पंजे से हाथ पकड़ लिया, पकड़ और लिया, पकड़ना एक क्रिया और लेना दूसरी क्रिया। मैंने आपको मूल क्रिया और रंजक क्रिया बताया था, वो वही इसमें मूल क्रिया और रंजक क्रिया है, ठीक है। ठीक है बेटा। अब आप लोगों का है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके प्रयोग वाक्य के अनुसार होते हैं, अर्थ के अनुसार। अब जैसे 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 हमें वाक्य लिखने हैं वैसे हमें इसका प्रयोग करना होता है। अल्प योजक चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। वैसे तो अनेक है, लेकिन इतना आप अभ्यास ज़रूर करेंगे। जैसे सदा सत्य बोलो, अंत में पूर्ण विराम हम लगाएंगे क्योंकि वाक्य का समापन हुआ। राम, श्याम, मोहन और गोपाल खड़े हैं, तो राम के बाद श्याम के बाद अल्प विराम लगाएंगे क्योंकि कई सारे नाम एक जैसे हैं। अंत में पूर्ण विराम। मेरी पुस्तक का नाम ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर को हम एकल उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। ज्ञान सागर में हम एकल उद्धरण चिन्ह क्यों? क्योंकि किसी खास किताब का नाम लिया जा रहा है, ठीक है। किसी को खास बताने के लिए हम एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ है, यहाँ योजक चिन्ह है। जैसे हम समान अर्थ लिखते हैं, जैसे धीरे धीरे,
अच्छा बुरा यानी विपरीत में भी, और एक जैसे शब्द भी, और हम शब्द समान शब्द में भी, विपरीत शब्द में भी, और अन्य एक जैसे मिलते जुलते शब्द में भी हम लगाते हैं। ठीक है। अनवर ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। पूछा के बाद हम देख रहे हैं कि अल्प विराम लगा है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये हो गया आपका प्रश्नवाची चिन्ह अंत में। और जो दो आप कॉमा ऊपर देख रहे हैं वो क्या हो गया, दोहरा उद्धरण चिन्ह, क्योंकि किसी के बातों का जो के त्यों वर्णन करना। आपको क्या चाहिए, ये हो गया प्रश्नवाची चिन्ह। और नाटक में नाटक कहानी बहुत अच्छी है, यहाँ देखिए एकल उद्धरण चिन्ह और अंत में पूर्ण विराम। अब बेटा ये आप पूरा बना लेंगे, और इसमें मैंने ईमेल अभी आपको बताया है, वो भी आप प्रैक्टिस करके पूरा करेंगे, बनाएंगे। नहीं अगर आपसे हो पाए मैं आपको अगले क्लास में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है बेटा।